कक्षा 7 विज्ञान अध्याय 2 जल और इसके प्रश्न उत्तर है। मैं आर.एस. प्रसाद सर आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं। समुद्र का बहुत बड़ा पानी का हिस्सा जो है समुद्रों में स्थित है, जहां पर जो है ये नदियां आकर के मिलती हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है, आपको ये इसमें एक व्हेल मछली अपना घूम रही है। यानी 3/4 भाग जो है हमारा, यानी 3/4 भाग हमारा जो है सारा समुद्र में ही स्थित है। तो इस तरह से जो है बहुत अधिक मात्रा में पानी हमारे उस पे पृथ्वी पर स्थित है। चलिए आगे देखते हैं, पानी के बारे में आगे वर्णन करना चालू करता हूं मैं। इसमें प्रश्न उत्तर को चलते हैं लेकर के। तो सबसे पहला प्रश्न है आपको, महासागरों के जल का उपयोग मनुष्य अपने दैनिक जीवन में क्यों नहीं कर पाता। अभी जो मैंने दिखाया था चित्र, क्यों नहीं कर पाता, इसका कारण है नदियों से बहकर जल महासागरों में पहुंचता है और जब जल मृदा तथा चट्टानों से होकर बहता है तो उसमें विभिन्न प्रकार की खनिज लवण घुल जाते हैं। यानी कि जो नदी जो है पहाड़ों से होती हुई आती है उसमें खनिज लवण घुल जाते हैं अच्छी तरह से, और गंदगियां भी बहुत सारी घुल जाती हैं। इस प्रकार लवणों की मात्रा बढ़ने से समुद्र का जल जो है खारा हो जाता है और इसका आसानी से उपयोग नहीं किया जा सकता है। यह पीने योग्य नहीं होता तथा इससे जो है धातुएं शीघ्र ही संक्षारित हो जाती है, मतलब उस पर जंग बहुत जल्दी लग जाता है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, मनुष्य के शरीर के लिए जल क्यों आवश्यक है। तो सारी क्रियाएं जल से ही होती हैं संभव। तो जल शरीर की विभिन्न क्रियाओं के उचित रूप में संचालन के लिए आवश्यक है। एक स्वस्थ मनुष्य को पीने के लिए प्रतिदिन लगभग 2 से 3 लीटर जल की आवश्यकता होती है। जल अमाशय में भोजन को पचाने में तथा पचे हुए भोजन के अवशोषण एवं शरीर में उनके संवहन के लिए आवश्यक है। जल हमारे शरीर के ताप को भी नियंत्रित रखता है। साथ ही मूत्र एवं पसीने के रूप में निष्कासित जल की पूर्ति हेतु मनुष्य के लिए शरीर में जल की आवश्यकता होती है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह है प्रश्न नंबर 3, गमलों में लगे पौधों को यदि जल से न सींचा जाए तो क्या होगा। कारण सहित समझाना है। तो गमलों में लगे पौधों को जल न दिया जाए तो क्या होगा, वे कुछ दिन बाद जो है सूख जाएंगे, क्योंकि हरे पौधों में जल के अभाव में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती तथा वे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। साथ ही जल में उपस्थित खनिज लवण भी उन्हें नहीं मिल पाएंगे और वो पौधा मर जाएगा। अगला है, जलीय जीवों के लिए जल किस प्रकार महत्वपूर्ण है। जल रहेगा तब तो जलीय जीव उत्पन्न होंगे। तो नदी, तालाब और समुद्र में रहने वाले पौधों तथा जंतुओं के लिए जल आवास के रूप में होता है। ये जीव जो हैं जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और श्वसन क्रिया में तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग प्रकाश संश्लेषण में करते हैं। अतः हम कह सकते हैं जलीय जीवों के लिए जल की होना महत्वपूर्ण है। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जल पीने योग्य क्यों नहीं होता है। चलो देखते हैं क्यों नहीं होता है। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जल में घुलनशील लवण जो है बहुत सारे घुले हुए होते हैं। निलंबित कण तथा सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, जिसमें कुछ घुले हुए लवण हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं, किंतु कुछ आवश्यकता से अधिक मात्रा में हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह होते हैं तथा निलंबित कण एवं जीवाणु रोग उत्पन्न करते हैं। अतः विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जल पीने योग्य नहीं होता है। अगला प्रश्न है, जल को पीने योग्य बनाने के लिए किन किन विधियों का उपयोग किया जाता है। तो पहले है, जल को पीने योग्य बनाने के लिए उबाल कर छान लेना चाहिए। इसमें कुछ रासायनिक पदार्थ जैसे ब्लीचिंग पाउडर, पोटेशियम परमैंगनेट की थोड़ी मात्रा मिलानी चाहिए। घरों में जल में निलंबित अशुद्धियों को दूर करने के लिए सिरेमिक कैंडल युक्त फिल्टर का उपयोग करना चाहिए। अशुद्ध जल से आप क्या समझते हैं। जो बिल्कुल प्योर जल होता है, यानी कि शुद्ध जल होता है, उसको अशुद्ध जल कहते हैं। ऐसा जल जिसमें लवण की मात्रा नहीं होती अशुद्ध जल कहलाता है। यह जल का शुद्धतम रूप है। यह विद्युत का कुचालक होता है। वर्षा का जल अशुद्ध जल है, अतः वर्षा के जल को सीधे किसी पात्र में लेकर के उसका उपयोग अशुद्ध जल के रूप में कर सकते हैं। अशुद्ध जल की आवश्यकता प्रयोगों के लिए प्रयोगशाला में होती है। जल को गर्म करके वाष्प में तथा वाष्प को संघनित करके जल में बदल करके भी अशुद्ध जल बनाया जा सकता है। तो ये हमारे पास विधि है इसकी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जरा हम लोग। अगला प्रश्न है, जल को सार्वत्रिक विलायक क्यों जाता है। सब कुछ तो जल में अधिकतर घुल ही जाता है, इसलिए सार्वत्रिक विलायक है। जल में बहुत से पदार्थ घुलनशील हैं
अतः इसे सार्वत्रिक विलायक कहते हैं। विलायक में घुलने वाले पदार्थ को विलेय कहते हैं। जब कोई विलेय विलायक में घुलता है तो बना मिश्रण विलयन कहलाता है। उन लवणों के नाम लिखिए जो समुद्री जल में पाए जाते हैं। सबसे पहले तो सोडियम क्लोराइड है, यानी समुद्र से जो नमक प्राप्त होता है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। समुद्री जल में सबसे अधिक मात्रा में नमक यानी सोडियम क्लोराइड होता है तथा कम मात्रा में सोडियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम क्लोराइड तथा पोटेशियम आयोडाइड आदि पाए जाते हैं। संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। सबसे पहले संतृप्त विलयन है, फिर विलेयता। तो पहले संतृप्त विलयन की बात कर लेते हैं। किसी निश्चित ताप पर जब किसी विलायक के किसी निश्चित मात्रा में विलेय की अधिकतम मात्रा घुली होती है तो ऐसे विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। संतृप्त विलयन में विभिन्न पदार्थों की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। मतलब यह है कि अगर चीनी आपने जल में घोलना चालू करा है तो तब तक घोलिए जब तक कि वो घुलना बंद ना हो जाए, और उसे छानने के बाद जो विलयन प्राप्त होगा वो संतृप्त विलयन होगा। विलेयता देखिए क्या होता है। किसी निश्चित ताप पर किसी पदार्थ की 100 मिलीलीटर जल में विलेय की अधिकतम मात्रा, यानी जितनी मात्रा उसमें घोल सकते हैं, उस पदार्थ की उस मात्रा को उस ताप पर विलेयता कहते हैं या घुलनशीलता कहते हैं। जल में ठोस ही नहीं बल्कि गैस भी घुलनशील होती है। जैसे जल में कार्बन डाइऑक्साइड घोल देते हैं तो वो पेय पदार्थ बन जाता है। थम्स अप, तूफान, ठंडा, 7 अप, ये सभी चीजें उसमें पेय पदार्थ होती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है। अब आ जाइए, प्रश्न है जल के किस गुण के कारण सूर्य का प्रकाश जलीय पौधों तक पहुंचाता है। तो जल की पारदर्शिता के कारण सूर्य का प्रकाश जलीय पौधों तक पहुंचाता है तथा उसमें भोजन की निर्माण की क्रिया होती है। ठंडे प्रदेशों में नदियों तालाबों में रहने वाले जीव जंतु जल के जमने के बाद भी कैसे जीवित रहते हैं। तो इसके लिए बहुत बढ़िया वर्ड है इसके अंदर कि जल जब जम जाता है तो हल्का हो जाता है, यानी बर्फ बन जाता है। तो बर्फ हल्की होती है पानी से और बर्फ पानी के ऊपर तैरने लगती है और नीचे का पानी रह जाता है, वो जमने नहीं पाता क्योंकि स्वयं परत जो है कुछ अलग का काम करती है। चलो देखते हैं। ठंडे प्रदेश में ठंड के दिनों में जब जल का ताप 0 डिग्री से नीचे चला जाता है तब नदी, तालाब व झीलों का जल बर्फ में परिवर्तित होने लगता है। बर्फ का आयतन अधिक व घनत्व कम होने के कारण वह जल की सतह पर तैरने लगती है और सतह को पूर्ण रूप से ढक देती है। बर्फ ऊष्मा का कुचालक है, अतः यह अंदर के ताप को बाहर निकलने नहीं देती है और संपूर्ण जल बर्फ में परिवर्तित नहीं हो पाता। ऐसे में सतह का ताप 0 डिग्री से होता है तो सतह के नीचे का ताप 0 डिग्री सी से अधिक होता है। इसलिए ठंडे प्रदेशों में नदी तालाबों में रहने वाले जीव जंतु जल में जमने के बाद भी जीवित रहते हैं। बर्फ जल के ऊपर तैरती है, कारण स्पष्ट करना है क्योंकि उसका घनत्व कम हो जाता है, आयतन अधिक होता है। जब वायुमंडल का ताप 0 डिग्री सी से कम हो जाता है तब जल बर्फ के रूप में जमने लगता है। क्योंकि बर्फ का आयतन अधिक, घनत्व कम होता है, अतः बर्फ जल के सतह पर तैरने लगती है और ये जल से हल्की हो जाती है। कठोर और मृदु जल की पहचान कैसे करेंगे। तो कठोर जल वो होते हैं जिसमें साबुन से झाग बनाए तो जल्दी झाग नहीं बनता। जिस जल में साबुन का झाग जल्दी नहीं बनता उसे कठोर जल कहते हैं। और जल में कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण घुलने के कारण होती है। कैल्शियम सल्फाइड होता है, कैल्शियम क्लोराइड होता है, कैल्शियम सल्फेट होता है, ये सब उसमें घुल जाते हैं जिसके कारण कठोरता होता है। मृदु जल क्या होता है? जिस जल में साबुन का झाग जल्दी बनता है उसे मृदु जल कहते हैं। वर्षा का जल मृदु जल होता है। प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि जल 2 गैसों से मिलकर बना हुआ है। आवश्यक सामग्री हमने ले लिया। चौड़े मुंह वाली प्लास्टिक है की बोतल, चाकू है, 2 छिद्र वाला रबड़ कार का स्टैंड है, सल्फ्यूरिक अम्ल, कार्बन की 2 छड़ें, 2 प्रखनलियां, बैटरी 6 वोल्ट की और माचिस भी ले ली गई है। तो ये यहाँ पर आपको जल का विद्युतक बटन दिखाया जा रहा है यहाँ पे। तो देखते हैं क्या ये ऑक्सीजन, देखो यहाँ पे क्या है, कार्बन इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। ये 2 कार्बन इलेक्ट्रोड यहाँ दिखाई दे रहे हैं और जैसे इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं जल जो है अवघटित हो जाता है। कैसे अवघटित होता है देखो दिखा दे रहा हूँ समीकरण में। H2O है, ये विद्युत जैसे डालते हैं इसमें, विद्युत के कारण क्या होता है, ये इसमें हाइड्रोजन गैस बन जाती है और ऑक्सीजन गैस बन जाती है। इसको बैलेंस कर देते हैं, यहाँ पे दोनों 2 हो गया। तो ये दोनों अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ये ऑक्सीजन आपको बनती हुई दिखाई दे रही है और ये हाइड्रोजन बनती है। इन दोनों में जो अनुपात है ध्यान से देखिए, ये ऑक्सीजन कम है और हाइड्रोजन ज्यादा है। यानी हाइड्रोजन में
यानी H2 में और O2 में जो अनुपात होता है वो 2:1 होता है। तो ये बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर होता है। तो चलिए देखते हैं इसमें आगे। कार्बन के इलेक्ट्रोड, ध्यान रखना बच्चों, ये कार्बन के इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं और ये जल जो होता है वो अम्लीय होता है। थोड़ी सी अम्ल की मात्रा इसमें मिला दीजिए। कौन सा अम्ल मिला देते हैं? H2SO4 डाइल्यूट करके मिलाते हैं इसमें। अब जरा इसकी बातें लिख लेना, आप लोग अपनी कॉपी में लिख लेना इसको। मैं थोड़ा बहुत पढ़ के सुना दे रहा हूँ। चौड़े मुंह वाली प्लास्टिक की बोतल लेकर उसकी तली को काट देते हैं। बोतल का मुंह पर 2 छिद्र वाला रबड़ कॉर्क लगाकर इन छिद्रों पर कार्बन की 2 छड़ें लगा देते हैं। अब बोतल को चित्र के अनुसार व्यवस्थित कर देते हैं। अब उल्टी रखी इस बोतल में 2/3 जल भर करके कुछ बूंदे सल्फ्यूरिक अम्ल की डाल देते हैं। अब सावधानी पूर्वक जल में भरी 2 परख नलियों को कार्बन इलेक्ट्रोडों छड़ पर इस प्रकार उल्टा रखते हैं कि जल भरा रहता है। जब दोनों इलेक्ट्रोडों को बैटरी से जोड़ देते हैं तो कुछ ही देर में गैस के बुलबुले इलेक्ट्रोड से ऊपर उठकर परख नलियों में एकत्रित होने लगता है। हम यह देखते हैं कि दोनों परख नलियों में गैसों का आयतन समान नहीं है। एक परख नली में दूसरी परख नली की अपेक्षा दुगनी गैस भरी हुई है। अब परख नली के मुंह पर अंगूठा लगा करके परख नली को इलेक्ट्रोड से हटा देते हैं तथा एक कॉर्क लगा करके एकत्रित गैस का परीक्षण करने के लिए क्या करते हैं, आगे चल के देखते हैं क्या करते हैं हम। परख नली वाली कॉर्क खोल करके जलती माचिस की तीली ले जाते हैं जिसमें गैस दुगनी भरी थी। तीली ले जाने पे क्या होता है, नीली लौ के साथ जलने लगती है वह तीली तथा पॉप पॉप की आवाज आती है। यह हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति को दर्शाता है। अब दूसरी परख नली से कॉर्क हटा करके जलती हुई माचिस की तीली ले जाते हैं, वह और तेजी से जलने लगती है। ऐसा ऑक्सीजन गैस के कारण होता है क्योंकि ऑक्सीजन गैस जलती नहीं है पर जलने में सहायक होती है। इससे सिद्ध होता है कि जल हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन गैस 2 गैसों से मिलकर बना है तथा आयतन के अनुसार हाइड्रोजन ऑक्सीजन से दुगनी होती है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रदूषण, जल प्रदूषण के मुख्य कारक बताने, प्रमुख कारक क्या है, अथवा ये जो है जल प्रदूषण को रोकने के लिए आप क्या उपाय करेंगे। तो जल तो प्रदूषण बहुत बड़ी समस्या है हमारी, यानी जल प्रदूषण के कारक निम्नलिखित है। नंबर 1 है मनुष्य स्वयं है, नंबर 2 पशु एवं अन्य जंतु, नंबर 3 है उद्योग धंधे, नंबर 4 है कृषि अपशिष्ट पदार्थ और नंबर 5 में आता है रासायनिक पदार्थ। तो चलिए हम एक एक को जानना चालू करेंगे। तो सबसे पहले जल को प्रदूषित होने के उपाय बताने हमें। तो ये औद्योगिक अपशिष्ट युक्त जल का उपचार करने हेतु उद्योग में जल शुद्धि यंत्र लगाना अनिवार्य किया जाए। नंबर 2 है घरेलू साफ सफाई से निकलने वाला जल एवं मल वहित जल को उपचारित करके ही नदी नालों में प्रवाहित किया जाए। नंबर 3 है हानिकारक कीटनाशक का नियंत्रित उपयोग किया जाए और उनके अधिक उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जाए। नंबर 5 जो है मानवीय क्रियाकलापों जैसे नहाना, कपड़े धोना, पूजा सामग्री का विसर्जन, शवों का नदी में बहाना, मृत व्यक्तियों की राख, अस्थि का विसर्जन आदि भी जल को प्रदूषित करते हैं। अतः इन क्रियाकलापों पर भी नियंत्रण लगाना चाहिए। जल प्रबंधन क्यों आवश्यक है जानना चाहते हैं हम लोग। तो हमारे उपयोग हेतु जल की मात्रा सीमित है। जब जल की प्रत्येक बूंद हमारे लिए कीमती है तो वर्तमान में बढ़ते औद्योगिकरण तथा लगातार बढ़ते शहरीकरण के कारण जल स्रोतों जैसे तालाब, कुओं आदि की संख्या में लगातार कमी होती जा रही है। यह भविष्य के लिए जल संकट का कारण बन सकती है। अतः सुखद भविष्य के लिए जल प्रबंधन आवश्यक है। अब चलते हैं सही विकल्प की तरफ। क्या है सही विकल्प, यहाँ पे प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है आपका बर्फ जल की सतह पे तैरती है। क्यों तैरती है? क्योंकि बर्फ का घनत्व जो है वो जल से कम होता है। तो बर्फ का घनत्व जल से कम होता है, यानी ग वाला आपका सही है इसमें। नंबर 2 है जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है। तो आयतन 2:1 में होती है। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 में होती है। तो ये किसके अनुसार होता है? आयतन के अनुसार होता है। चलिए नंबर 3 देखते हैं। जल चक्र है वाष्प की प्रक्रिया, संघनन की प्रक्रिया, वाष्प एवं संघनन की प्रक्रिया या द्रवण की प्रक्रिया। तो ये तो दोनों की है, तो ग वाला इसका ऑप्शन सही है, वाष्प एवं संघनन की प्रक्रिया। अब चलते हैं अगले पे। अशुद्ध जल क्या है? समुद्री जल है, वर्षा जल है, भूमिगत जल है, नल का जल है। तो ये वर्षा जल हमारा अशुद्ध जल होता है।
रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। देखो क्या होता है, रिक्त स्थानों में क्या क्या शब्द में भरने पड़ते हैं, देख लेते हैं इसको। पहले तो यह है जल एक विलायक है, यह सार्वत्रिक विलायक होता है, यानी सब कुछ अधिकतर घोल देता है, तो ये सार्वत्रिक, ये सब लिखना है, विलायक है। नंबर ख में चलते हैं, गैस जल में गैस की अपेक्षा अधिक विलेय है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड लिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। गैस जल में ऑक्सीजन गैस की अपेक्षा अधिक विलेय है। नंबर अगला चलता है, जल में कठोरता एवं उसमें घुले क्या चीज होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवणों के कारण होती है, तो यहां पे लिखेंगे कैल्शियम और मैग्नीशियम। के लवणों के कारण होती है। नंबर घ है, आसू जल विद्युत का होता है, क्या होता है, कुचालक होता है। तो अगला नंबर है, जल के विद्युत अपघटन द्वारा उत्पन्न गैसें जलने पर पॉपअप की आवाज करती है, तो क्या चीज है ये, हाइड्रोजन गैस जो है पॉपअप की आवाज करती है, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस पॉपअप की आवाज करती है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। दिए गए कथनों में से सही व गलत पहचान करके लिखें तथा गलत कथनों को सही करके भी लिखना है। तो पहला नंबर है, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग जल को कीटाणुनाशक बनाने में किया जाता है, तो ये गलत है आपका। क्या होता है सही कथन, सही कथन भी देख लीजिए, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग जल को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है। अगला नंबर है, आशुद्ध जल पीने के लिए उपयुक्त है, तो ये भी गलत है आपका। तो कथन क्या है, आशुद्ध जल पीने के लिए उपयुक्त नहीं है, तो इसमें नहीं है करना है आपको। नंबर ग है, गैसों की जल में विलेयता ताप वृद्धि के साथ बढ़ती है, तो ये गलत है आपका। सही कथन क्या है, गैसों की जल में विलेयता ताप वृद्धि के साथ साथ कम हो जाती है ये। अगला नंबर है, बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है, ये भी गलत है, उल्टा हो गया इसका। सही कथन क्या है, बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। अगला नंबर है, 0 डिग्री सी पे रखे जल को गर्म करने पर आयतन में वृद्धि होती है, तो ये भी गलत है। 0 डिग्री सी पर जल को गर्म करने पर आयतन में वृद्धि, आयतन में कमी होती है, तो ये ध्यान रखना है। जो सही है वो ठीक है, जो गलत है उनको ठीक करके लिखना है। पृथ्वी की सतह पर 3/4 भाग जल से ढका है, मैंने शुरू में दिखाया था। फिर भी जल का संकट क्यों गहराया रहता है, इसका कारण बताना है। तो पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का लगभग 97% महासागरों में, 2% हिमखंडों के रूप में तथा 1% नदियों की झीलों, तालाबों में तथा पृथ्वी की सतह के नीचे पाया जाता है, जिसे हम कुएं खोद करके उपयोग करते हैं। महासागरों में पाए जाने वाले जल में नमक जैसे कई और लवण अत्यधिक मात्रा में घुले रहते हैं, जिससे जल खारा हो जाता है और पीने, नहाने, कपड़े धोने एवं सिंचाई के लिए अनुपयोगी होता है। हिमखंडों के रूप में उपस्थित जल शुद्ध होता है, किंतु इसका आसानी से उपयोग नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार हमें केवल नदियों, तालाबों, कुएं व वर्षा के जल पर निर्भर रहना पड़ता है। पृथ्वी पर उपलब्ध जल में से मनुष्य के लिए उपयोग में आने वाले जल की मात्रा बहुत कम है, अतः हमें जल का संकट का सामना करना पड़ता है और मनुष्य पर हमेशा इसके काले बादल गहराए रहते हैं। यदि जंगल में पाए जाने वाले सभी जल स्रोत सूख जाएं तो क्या होगा, तो जंगल ही सूख जाएगा। जंगल सूख गया तो आदमी भी गए, कहाँ बचेंगे। यदि जंगल में पाए जाने वाले सभी जल स्रोत सूख जाएं तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी तथा उन्हें खनिज लवण नहीं मिल पाएगा, जिससे पौधे नष्ट हो जाएंगे और जंगली जानवर को भी पानी पीने को नहीं मिलेगा, जिससे वे शहर की ओर आएंगे और मनुष्य के लिए खतरा बढ़ जाएगा। अधिकांश जंगली जीव नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि जल ही जीवन है और जल के बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता है। मनुष्य पृथ्वी में जल चक्र को समझाना है, कैसे जल चक्र हमारा चलता रहता है, जिसके कारण हम आज तक जिंदे हैं। समुद्र, नदियों, झीलों एवं तालाबों तथा अन्य स्रोतों का जल सूर्य के प्रकाश से लगातार वाष्पित होते रहता है। पौधे तथा जंतु भी विभिन्न जैविक क्रियाओं द्वारा जल वाष्प उत्पन्न करते हैं। यह जल वाष्प वायुमंडल में एकत्रित होती रहती है
जब जलवाष्प हल्की होने के कारण ऊपर उठती है तथा वायुमंडल के ऊपरी सतह का ताप कम होने के कारण यह छोटी छोटी बूंदों के रूप में संघनित हो जाती है एवं बादल बनाती है। बादल में जल की बूंदें पास पास आ जाती हैं तो पानी की बूंद बड़ी हो जाती है और बड़ी बूंद में बदल जाती है और वर्षा के रूप में गिरने लगती है। इस प्रकार वर्षा का जल पुनः वापस जल स्रोतों, नदियों, झीलों एवं तालाबों में पहुंच जाता है तथा जल चक्र पूर्ण हो जाता है। इस जल चक्र को जरा इस चित्र में भी देख सकते हैं। ये वर्षा का जल है, ऊपर से नीचे आ रहा है और नीचे जो है नदियों से होता हुआ, यहाँ पर ये नदी है आपकी, नदियों से होता हुआ कहाँ जा रहा है, समुद्र में आ जाता है और समुद्र से फिर वाष्पित होकर के वापस ऊपर की ओर बढ़ने लगता है और बादल से होता हुआ कहाँ पहुंच जाता है, फिर से सूर्य से वाष्पित होकर के बादल के रूप में पड़ जाता है और फिर जाकर के ठंडा होकर के वर्षा करना चालू कर देता है और ये चक्र हमारा चलता रहता है। चलिए आगे देखते हैं शक्कर के बारे में। शक्कर के संतृप्त विलयन का निर्माण किस प्रकार किया जाता है? यदि यह विलयन को गर्म किया जाए तो क्या होगा? वैसे भी ध्यान रखना, शक्कर को घोलते रहो, घुलनी बंद हो जाएगी तो शक्कर का संतृप्त विलयन हो जाएगा, और गर्म कर देंगे तो वो भी निश्चित ताप तक और घुलना बंद हो जाएगी, फिर थोड़ी दूर तक जाके घुलेगी, फिर चाशनी जिस तरह से बनाते हैं आप लोग वैसी से बनाई जाती है। चलिए देखते हैं क्या है ये। शक्कर का संतृप्त विलयन बनाने के लिए एक बीकर को जल से आधा भर करके उसमें 1 चम्मच शक्कर डालते हैं तथा उसे कांच की छड़ से हिलाते हैं। शक्कर घुल जाता है। अब शक्कर की आधी आधी चम्मच मात्रा तब तक डाल करके हिलाते हैं जब तक शक्कर घुलना बंद ना हो जाए। इस प्रकार प्राप्त विलयन को उस ताप पर शक्कर का संतृप्त विलयन कहते हैं। यदि इस विलयन को गर्म करेंगे तो ताप बढ़ाने के साथ साथ और अधिक शक्कर को घोलना पड़ता है। अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग। इसमें जो है लवण जल जो है विद्युत का सुचालक होता है। क्रियाकलाप द्वारा इसको समझा करके बताना है, लिखना है हमें। चलो क्रियाकलाप देखते हैं। तो लवण युक्त जल ले लेते हैं, विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है? आवश्यक सामग्री में देखते हैं। बीकर है, अशुद्ध जल है, मोटा गत्ता है, कार्बन की छड़ें हैं, बल्ब है, तार है, सेल है और नमक है। चलिए विधि भी देख लीजिए। एक बीकर में अशुद्ध जल ले लो। अब मोटे गत्ते से 2 कार्बन की छड़ें लगा दो तथा चित्र के अनुसार बीकर के ऊपर रख दो। इन छड़ों की तांबे की तार की सहायता से क्या होता है, सेल तथा बल्ब से जोड़ देते हैं। अब हम देखते हैं कि बल्ब नहीं जलता है। जब जल में थोड़ा सा 1 या 2 चम्मच नमक डाल करके हिलाते हैं, फिर वैसे ही कनेक्शन जोड़ते हैं तो हम देखते हैं कि बल्ब जलने लगता है। इससे सिद्ध होता है कि अशुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है किंतु लवण युक्त जल विद्युत का सुचालक होता है। देखिए चित्र में कैसे दिखाया गया है। ये आपका एक सेल लगा हुआ है, इस जगह सेल दिखाई दे रहा है आपको। सेल लगा करके ये इसका धनात्मक सिरा है, ये ऋणात्मक सिरा है इसका, तो इसको जोड़ दिया गया है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड दिखाई दे रहा है आपको, ये कार्बन के इलेक्ट्रोड हैं। काहे के बने हैं? ये कार्बन के बने हैं, कार्बन इलेक्ट्रोड हैं। ये यहाँ पे इलेक्ट्रोड दोनों दिखा रखे, दोनों ही कार्बन के हैं ये इलेक्ट्रोड। और क्या कर रखा? नमक युक्त जल। जल पहले ले लिया, पहले जल में देखते हैं तो जल में केवल जल होता है शुद्ध, तब तो ये जलता नहीं है बल्ब हमारा, ये बल्ब नहीं जलता है। लेकिन जैसे ही इसमें नमक युक्त यानी नमक डाल देते हैं तो नमक डालते ही ये फिर बल्ब थोड़ी देर में जलने लगता है, तो इससे सिद्ध हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। जल प्रदूषण किसे कहते हैं? जल प्रदूषण के कारण लिखिए। तो पीने तथा घरेलू कार्यों में उपयोग होने वाला जल, स्रोतों में अवांछित पदार्थ जैसे कूड़ा करकट, मल मूत्र, नालियों का गंदा पानी, कारखानों के रासायनिक पदार्थ आदि मिल जाते हैं जिससे यह पीने या उपयोग करने योग्य नहीं रहता है। इस प्रकार जल के दूषित होने वाले को जल प्रदूषण कहते हैं। चलिए इसमें क्या दिया हुआ है? जल प्रदूषण के कारण बताना है। सबसे बड़ा कारण तो मनुष्य ही है, तो मनुष्य के भी देख लो। मनुष्य के क्रियाकलापों से हम घरों का कचरा, सड़ी गली वस्तुओं आदि नदी में फेंक देते हैं। नाली में फेंकने के बाद क्या होता है? नालियों से यह तालाब में, नदियों में मिलकर के उसे दूषित करता है। इसी प्रकार नहाकर, कपड़े धोकर, जानवरों को नहलाकर, गाड़ियों आदि को साफ करके जल को गंदा करते हैं। अस्पतालों, कारखानों में फेंका गया अपशिष्ट पदार्थ, जंतुओं का मलमूत्र जल को प्रदूषित करता है। कृषि के द्वारा भी देखिए, कृषि की पैदावार बढ़ाने के लिए तथा कीटों से रक्षा के लिए हम कीटनाशक, खरपतवारनाशक दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। अनेक प्रकार के रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं। यह सब नुकसानदेह होता है। रासायनिक पदार्थ जल में घुल करके नदियों, तालाबों में पहुंच जाते हैं तथा जल को प्रदूषित करते हैं।
उद्योग भी इसके हैं कारण। कारखानों तथा उद्योगों से मुख्य पदार्थ के साथ साथ अनुपयोगी पदार्थ भी बनते हैं, जैसे जिन्हें कारखानों से बाहर नदी तालाबों में छोड़ दिया जाता है, जिससे जल प्रदूषित होता है। ये हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं। कुछ पदार्थ जैसे लेड, मरकरी, क्रोमियम, कैडमियम आदि घातक रोग उत्पन्न करते हैं। अपने शहर, कौन सा शहर? रायपुर। अपने शहर गांव में जल प्रदूषण को रोकने के लिए क्या उपाय करेंगे, लिखना है इसको। तो सबसे पहले उत्तर लिखना चालू करते हैं। अपने शहर गांव में जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय करेंगे। नंबर 1 क्या है? कूड़ा करकट तथा मल मूत्र निकासी की उचित व्यवस्था करेंगे। सीधे नदी तालाब आदि में जाने से रोकेंगे। नंबर 2 क्या है? तालाब में कपड़े आदि धोना तथा पशुओं को नहलाने पर रोक लगाएंगे। नंबर 3 क्या है? मृत शरीर, मूर्तियों आदि को जल में प्रवाहित करने से रोकेंगे। नंबर 4 क्या है? उद्योग धंधे तथा कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों को सीधे जल स्रोत से नहीं मिलने देंगे। आधुनिक उपकरणों का प्रयोग करेंगे तथा निकासी की उचित व्यवस्था करेंगे। नंबर 5 कृषि में हानिकारक कीटनाशकों तथा उर्वरकों का उपयोग कम से कम करेंगे। वर्षा जल संग्रहण का क्या अर्थ होता है? चलिए देखते हैं। वर्षा जब हो जाती है, पानी बहुत सारा एकत्र हो जाता है, तो वर्षा के जल को एकत्रित कर उसकी आवश्यकता के अनुसार उपयोग किया जाना ही वर्षा का जल संग्रहण कहलाता है। इसके लिए मकान की छत पर गिरने वाला वर्षा के जल को पाइप द्वारा भूमि में खोदे गए गड्ढे में पहुंचाया जाता है। यह गड्ढा एक उचित आकार का होता है। इसकी दीवार कंक्रीट की बनी होती है, किंतु तल कच्चा होता है तथा उस पर गिट्टी रेत की परत बिछी होती है जो छन्ने का कार्य करती है। यहाँ जल रिस कर सीधे भूमि में चला जाता है। इस प्रकार भूमिगत जल का स्तर बढ़ जाता है, जो आपात स्थिति में उपयोग में लाया जा सकता है। तालाब की खुदाई कर व छोटे छोटे तालाबों का निर्माण कर भी वर्षा के जल का संरक्षण किया जाता है। आजकल गांवों में बांधों का निर्माण किया जा रहा है। क्रियाकलाप द्वारा स्पष्ट कीजिए कि बीजों के अंकुरण के लिए जल आवश्यक है। तो हम सामग्री ले लेते हैं। पहले आवश्यक सामग्री क्या क्या है? मूंग के बीज है, कटोरी है, पानी है, कपड़ा है, मिट्टी है। विधि भी देख लीजिए क्या है। एक कटोरी में मूंग का बीज लेते हैं तथा उसमें कुछ घंटे जल में भिगो देते हैं। अब भीगे हुए बीजों को जल से निकाल करके एक कपड़े में बांध देते हैं। एक अन्य कपड़े में सूखे मूंग को लेकर के बांध देते हैं। भीगे हुए बीजों को लगातार गीला बनाए रखते हैं। 3-4 दिनों बाद हम देखते हैं कि भीगे बीजों में अंकुरण आ जाता है, जबकि सूखा बीज वैसे ही रहता है। इससे स्पष्ट होता है कि बीजों के अंकुरण के लिए जल आवश्यक है। जल नहीं तो जीवन नहीं। चलिए अगला देखते हैं। 2 जलीय पौधे और जलीय जंतु तथा जलीय सूक्ष्म जीवों के नाम लिखने हैं। तो पहले देखते हैं जलीय पौधे कौन कौन से? कमल है, हाइड्रिला है, जलकुंभी है। इसके बाद देखते हैं जलीय जंतु, तो मछली है, मगरमच्छ है, व्हेल है। तीसरा देखते हैं जलीय सूक्ष्म जीव युगलिना, तो अमीबा है, पैरामीशियम है और ये युगलिना भी सूक्ष्म जीव में आ जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्या कारण है कि ग्रीष्म ऋतु में गर्म क्षेत्रों में सामान्यतः कूलरों का उपयोग किया जाता है? कूलर नहीं रहोगे तो मर जाएंगे भाई गर्मी में। तो क्या होगा? ग्रीष्म ऋतु में गर्म क्षेत्रों में सामान्यतः कूलरों का उपयोग किया जाता है। कूलर एक ऐसा उपकरण है जिसमें 3 ओर से खस की चटाइयां लगी रहती हैं। जब पंप द्वारा जल इन चटाइयों पर गिरता है तब हवा गीली चटाइयों के अंदर आती है और जल का वाष्पीकरण ठंडी हो जाती है। इसके जल के वाष्पीकरण के कारण ठंडी हो जाती है तथा जब पंखा चलाया जाता है तो यह ठंडी हवा कमरे में आती है और कमरा ठंडा हो जाता है। अगला प्रश्न है, जल के प्रदूषण के लिए मानव ही सबसे अधिक उत्तरदायी क्यों है? क्यों नहीं होगा? मानव के द्वारा ही तो सब कुछ होता है। चलिए देखते हैं। क्या मानव अपनी जरूरतों के लिए सब काम करता है? कई स्थानों में लोग शौच करने के लिए खुले मैदानों में जाते हैं। मैदानों में फैली गंदगी वर्षा के द्वारा जल द्वारा बह करके निकट के जल स्रोतों में मिल जाती है। कई लोग अपने जानवरों को नदी तालाबों में नहलाते हैं। कई स्थानों पर मृत शरीर को भी पानी में बहा दिया जाता है। उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ जल में मिला देते हैं। यह सब कारण मानव द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। इससे सिद्ध होता है कि मानव ही जल प्रदूषण के लिए सबसे बड़ा उत्तरदायी है। सबसे ज्यादा जिम्मेदार तो मानव ही है। मानव के लिए आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं और ये अपने उसको उपयोग में लाता रहता है। इसी के साथ समाप्त होता है आपका चैप्टर
और नीचे लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। मेरे वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट्स भी करेंगे और बेल आइकन को दबा लेंगे जिससे मैं नया वीडियो डालूं तो आप लोगों को सबसे पहले इसकी सूचना मिल जाए और आप आसानी से देख सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।